नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश पर। आज हम दोस्तों संविधान सभा से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या देखेंगे। आज भाग 3 है संविधान सभा का। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है बंबई प्रेसिडेंसी, ऑप्शन सी है तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन डी है पंजाब से। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर बी होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के जयसुर कुलना से निर्वाचित हुए थे, किंतु भारत के विभाजन के बाद यह क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। वर्तमान में यह क्षेत्र बांग्लादेश में आता है। इसके बाद बंबई प्रेसिडेंसी के पुनः निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने एमआर जयकर की सीट खाली करवाकर भीमराव अंबेडकर को उपचुनाव में निर्वाचित करवाकर संविधान सभा में सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर बी होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इस दिन संविधान पर 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। अगर प्रश्न बने कि संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे तो इसका उत्तर सही होगा राजेंद्र प्रसाद। आइए व्याख्या कर लेते हैं। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे और अंतिम व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर की है? ऑप्शन ए है द अनटचेबल, ऑप्शन बी है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ऑप्शन सी है राइडल्स इन हिंदुइज्म, ऑप्शन डी है द एनहिलेशन ऑफ कास्ट और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। दोस्तों, जितनी भी पुस्तक आप देख रहे हैं द अनटचेबल, ऑप्शन बी में जो पुस्तक दिया हो, ऑप्शन सी में जो दिया हो और ऑप्शन डी में जो दिया है, ये सभी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से एक से अधिक। आइए इसकी व्याख्या तो यहीं पे हो गया कि आप पुस्तक याद कर लें, यही इसकी व्याख्या है। अगला प्रश्न, संविधान सभा के सचिव कौन थे? ऑप्शन ए है एल.एन. मुखर्जी, ऑप्शन बी है H.V.R. अयंगर, ऑप्शन सी है L.M. सिंघवी और ऑप्शन डी है K.M. मुंशी। दोस्तों, संविधान सभा के सचिव जो थे उनका नाम था H.V.R. अयंगर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर बी होगा। आइए व्याख्या लेते हैं। संविधान सभा के सचिव H.V.R. अयंगर थे। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्टमैन L.N. मुखर्जी थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है संविधान सभा द्वारा शेर को मुहर के रूप में अपनाया गया था, ऑप्शन बी है संविधान सभा में हर प्रांत व देशी रियासतों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया था, ऑप्शन सी है संविधान सभा के लिए देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाना था, ऑप्शन डी है प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत में आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख व सामान्य के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा, पहले आइए व्याख्या इसकी जो है विस्तार से ऑप्शन के माध्यम से ही देखते हैं। पहले संविधान सभा द्वारा शेर को मुहर के रूप में अपनाया गया था। दोस्तों, संविधान सभा द्वारा शेर को मुहर के रूप में नहीं अपनाया गया था बल्कि हाथी को अपनाया गया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए गलत होगा।
संविधान सभा में हर प्रांत व देशी रियासतों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया था। दोस्तों, संविधान सभा में हर प्रांत व देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया था, न कि उनके क्षेत्रफल के आधार पर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी भी सही गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा के लिए देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाना था। दोस्तों, जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे जिन्हें संविधान सभा में शामिल करना था, उनका चयन वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया जाना था, बल्कि जो रियासतों के प्रमुख थे उनके द्वारा मनोनीत किया जाना था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। और ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत में आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख व सामान्य के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर डी होगा। आइए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। व्याख्या हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है संविधान सभा के उपाध्यक्ष वीटी कृष्णमाचारी। ऑप्शन बी है प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। ऑप्शन सी है संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। और ऑप्शन डी है मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति सरदार पटेल। दोस्तों, यहाँ संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, एक वीटी कृष्णमाचारी थे और एक एचसी मुखर्जी थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी भी सही है। मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति सरदार पटेल। दोस्तों, उप समिति की बात की जा रही है यहाँ पे। अगर यहाँ रहता है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति की जो अध्यक्ष हैं तो यहाँ पर सही उत्तर सरदार पटेल होता, लेकिन जब यहाँ उप समिति हो गया है तो इसका सही उत्तर होगा जेबी कृपलानी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, एचसी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। संघीय संविधान समिति या संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी है जेबी कृपलानी। ऑप्शन सी है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जो तदर्थ समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने यह सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है सी राजगोपालचारी। ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी है आचार्य कृपलानी और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। दोस्तों, महात्मा गांधी वे व्यक्ति थे जिन्होंने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय ध्वज को बीच चक्र में 21 तिलियां हैं। और ऑप्शन नंबर 3 है राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 है। उपरोक्त कथनों में से कौन सही है? दोस्तों, आइए ऑप्शन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ये कथन बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच के चक्र में 24 तिलियां हैं, न कि 21 तिलियां हैं। इस प्रकार जो 2 ऑप्शन है वो गलत है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 है, ये भी कथन बिल्कुल गलत है। यहाँ दोस्तों आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा जा रहा है। अगर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाता तो 3:2 होता। जब चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा जा रहा है तो 2:3 होगा। इस प्रकार ये भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सही है? तो यहाँ पर केवल एक, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को ही अपनाया गया था।
राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तिलियां हैं तथा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। तो इसी के साथ संविधान सभा से जुड़े भाग 3 में महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ अपने दोस्त यानी नीतीश को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे इसी समय संविधान सभा के भाग 4 के साथ। देखना ना भूलें। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।